गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है मीज़ल्स, जिसे हम खसरा या रुबेला भी कहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें बताया था कैसे वायरल डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है, और कुछ नाम भी मैंने डिजीज़ेस के बताए थे। तो अब डिजीज़ेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि वायरल डिजीज़ की इंट्रोडक्शन हमने देख ली। अब हम डिजीज़ेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायरल क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? मीज़ल्स। क्या हमारे वायरल डिजीज़ का पहला नाम क्या है? मीज़ल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मीज़ल्स के बारे में। मीज़ल्स को क्या क्या कहा जाता है? रुबेला और खसरा भी कहा जाता है, ठीक है। मीज़ल्स को खसरा या फिर रुबेला भी कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सब ने कभी या फिर कहीं ना कहीं तो किसी बच्चे को देखा होगा जिसे बॉडी पर रेड रेड रैशेस निकल आए होते हैं, और उसके साथ हाई फीवर भी होता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ स्किन डिजीज़ समझते हैं। बहुत से लोग इसे क्या समझते हैं? सिर्फ स्किन डिजीज़ समझते हैं। लेकिन एक्चुअली मीज़ल्स एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मीज़ल्स क्या है? एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसे नॉर्मल ना समझा जाए, ठीक है। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, कर सकती नहीं है, करती है। अगर इस डिज़ीज़ का टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर, ठीक है, जैसे निमोनिया, ब्रेन इन्फेक्शन और सीवियर डायरिया, और कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। देखो, अगर डिज़ीज़ का टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हुआ, जैसे लोग नॉर्मली इसे समझते, अरे दाने वाने निकले होंगे, ठीक है, इसकी हम नॉर्मल जाके दवाई लें, एंटीबायोटिक्स ले लें, ठीक हो जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक कभी भी वायरल इन्फेक्शन पे, ठीक है, कभी भी असर नहीं करती, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो लोग लेके आ रहे हैं दवाइयाँ, लापरवाही दिखा रहे हैं, नहीं प्रॉपर केयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में ये क्या कर सकती है? निमोनिया कॉज कर सकती है, ब्रेन इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, और सीवियर डायरिया, और कभी कभी इसमें ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन भी आ जाती है। तब तक समझने में बहुत देर हो जाती है। इसीलिए अगर कोई भी डिज़ीज़ हो तो उसे अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मीज़ल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, इन सब की नॉलेज होना उन्हें बहुत ज़रूरी है। कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, ये वायरल है, क्या है, कैसे है, ये सब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पता होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया था, अब हम मेन इंट्रो पे आते हैं इसके। तो मीज़ल्स इज़ अ हाईली कंटीजियस वायरल डिजीज़, ठीक है। इट मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन बट कैन अकर एट एनी स्टेज इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट इम्यूनाइज्ड और हैज़ नॉट हैड मीज़ल्स इन दी पास्ट। इसमें दिया हुआ है, मीज़ल्स दुनिया की सबसे कंटीजियस वायरल डिजीज़ेस में से एक है। मीज़ल्स क्या है? दुनिया की सबसे कंटीजियस वायरल डिजीज़ेस में से एक है। कंटीजियस का मतलब होता है कि ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ईज़िली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। कंटीजियस का मतलब बताया मैंने आपको क्या होता है, कि ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ईज़िली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हाँ, मैंने बताया आपको ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है। ये डिज़ीज़ मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। ये डिज़ीज़ क्या करती है? मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एडल्ट को चाइल्डहुड में वैक्सीन नहीं लगी या पहले मीज़ल्स नहीं हुआ है तो उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी बच्चे को मीज़ल्स का वैक्सीनेशन ना लगा हो या फिर उसे कभी मीज़ल्स हुए ना हो तो उसमें चांसेस हैं कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है। मीज़ल्स का वायरस सबसे पहले नोज़ और थ्रोट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। मीज़ल्स का वायरस किसके थ्रू एंटर करता है? नोज़ और थ्रोट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लिकेशन करता है। इसके बाद ये क्या करता है? इन्फेक्शन ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसका स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट को सिर्फ स्किन रैश ही नहीं होता बल्कि फीवर, कफ, रनी नोज़ और रेड आइज़ भी डेवलप होता है, ठीक है। क्या होता है? इसी वजह से पेशेंट को सिर्फ स्किन रैशेज़ नहीं बल्कि फीवर, कफ, रनी नोज़ और रेड आइज़ भी डेवलप हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रैश आने से पहले भी पेशेंट दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। देखिए, अब रैशेस आने के बाद ही नहीं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अब रैशेस आ चुके तो उसके बाद भी पेशेंट क्या कर सकता है? वो तब भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। इसी वजह से स्कूल्स, हॉस्टल और क्राउडेड इसी वजह से क्या होता है? स्कूल, हॉस्टल और क्राउडेड एरिया में मीज़ल्स बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, ठीक है। क्या होता है? मीज़ल्स बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। WHO के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन की वजह से दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लाइफ सेव हुई हैं, ठीक है। क्या हुआ है? WHO के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन की वजह से, मीज़ल्स की वैक्सीनेशन की वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ सेव हुई हैं, ठीक। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अब मेन चीज़ क्या है इसकी? डेफिनेशन। मीज़ल्स इज़ एन acute highly contagious viral diseases caused by measles virus, characterized by high fever, cough, runny nose, red eyes, Koplik spot and a generalized red skin rash, ठीक है। इसमें दिया हुआ है मीज़ल एक acute हाईली कंटीजियस वायरल डिज़ीज़ है जो मीज़ल वायरस की वजह से होती है। इस डिज़ीज़ की मेन करेक्टरिस्टिक है हाई फीवर, ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई कफ, रनी नोज़, रेड आइज़, कोपलिक स्पॉट्स और रेड स्किन रैश, ठीक है। ये सब किस में होते हैं? मीज़ल्स में होते हैं। अभी इसमें अक्यूट में दिया हुआ है। अक्यूट का मतलब, ठीक है, अक्यूट का मतलब है डिज़ीज़ अचानक स्टार्ट होती है और जल्दी प्रोग्रेस करती है। डिज़ीज़ क्या होता है इसमें? अचानक स्टार्ट होती है। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब डेफिनेशन बताया, इसे बताया ना, मीज़ल्स इज़ एन अक्यूट। तो अक्यूट का मतलब क्या होता है? अक्यूट का मतलब डिज़ीज़ अचानक स्टार्ट हुई है और जल्दी प्रोग्रेस कर लेती है, ठीक है। हाईली कंटेजियस का मतलब, हाईली कंटेजियस का मतलब है बहुत ईजिली स्प्रेड होने वाली डिज़ीज़। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी क्लासरूम में कफ
करे और दूसरे स्टूडेंट वैक्सीनेटेड या होन टू इन्फेक्शन बहुत, हाँ मतलब देखिए, अगर वैक्सीनेटेड ना हो स्टूडेंट तो क्या हो सकता है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। और अगर जो सामने वाले स्टूडेंट्स हैं ये वैक्सीनेटेड होंगे, अब ये तो नहीं कि सबके सब वैक्सीनेटेड होंगे, इनमें से कुछ ही बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे, ठीक है, कुछ ही बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे और किन्हीं किन्हीं को तो हुआ भी नहीं हुआ होगा, मीज़ल्स हुआ ही नहीं हुआ होगा पहले, तो ऐसे में वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉजेस, इटियोलॉजी। कॉजेस क्या है? इस डिज़ीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मीज़ल वायरस, ठीक है, मीज़ल वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। टाइप ऑफ वायरस, क्या टाइप है वायरस का? आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ये पैरामिक्सोवेरिडी फैमिली और मोरबिली वायरस जेनस का मेंबर है, ठीक है। वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल में मल्टीप्लाई करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्या है? स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स में मल्टीप्लिकेशन करता है, उसके बाद लिम्फ नोड और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट के मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, पेशेंट के मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए इमेज में भी शो कर रहा है, मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ। अब जैसे एक सवाल आता है कि मीज़ल्स स्प्रेड कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में स्प्रेड कैसे हो रहा है, तो सबसे कॉमन ट्रांसमिशन है कफिंग। क्या है? कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज कांटेक्ट। मान लीजिए एक बच्चा मीज़ल से इन्फेक्टेड है और क्लास में बिना माउथ कवर किए कफ करता है, ठीक है। अब एक बच्चा क्या है, मीज़ल से इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब उसने क्या किया, माउथ को बिना कवर किए वहाँ पर कफिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसके कफ से बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। इमेज में दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फैल गए, ठीक है, उसके कफ से। अगर कोई हेल्दी और अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट उन ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेता है तो वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। क्या हुआ, अब जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने स्नीजिंग या कफिंग की, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं हेल्दी पर्सन के पास जाएंगे। अगर उस हेल्दी पर्सन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है या फिर उसे पहले कभी मीज़ल्स हुआ नहीं है तो वो बहुत जल्दी से अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मीज़ल्स को एयरबॉर्न वायरल डिजीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयरबॉर्न वायरल डिजीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद सिम्टम्स दिखने तक का टाइम। वायरस बॉडी में एंटर होने तक का वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद सिम्टम्स तक, क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, फिर से स्टार्ट करते हैं। वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद जो सिम्टम्स दिखते हैं तब तक का टाइम, ठीक है। मीज़ल्स का इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 डेज़ का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 10 to 14 डेज़ का होता है अप्रॉक्सीमेटली। इस ड्यूरेशन में पेशेंट को सिम्टम्स
नहीं होते। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वायरस बॉडी में कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, देखो सिम्टम्स तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन वायरस अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, वायरस मल्टीप्लिकेशन अपना कर रहा है, सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है। अब इसका रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या होगा, लैक ऑफ वैक्सीनेशन, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, माल नरिश्ड चिल्ड्रंस, ठीक है, और विटामिन ए डेफिशिएंसी, वीक इम्यूनिटी, क्राउडेड लिविंग कंडीशन, ठीक है, और छोटे बच्चे, ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यंग चिल्ड्रन आर एट हाइयर रिस्क। ठीक है, इसमें दिया हुआ है मीजल्स इज़ प्रिवेंटेबल बाय मीजल वैक्सीन। ठीक है, मीजल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, मीजल वैक्सीन्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम्स में मीजल्स के सिम्टम्स स्टेजेस में डेवलप होते हैं। मीजल के सिम्टम्स कैसे स्टेजेस में डेवलप होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज अर्ली सिम्टम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला सिम्टम्स होता है इसमें हाई फीवर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है। पेशेंट का टेम्परेचर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक है, हाई फीवर के साथ पेशेंट को बॉडी में पेन और वीकनेस भी होती है। हाई फीवर के साथ क्या होता है, पेशेंट को बॉडी में पेन और वीकनेस भी होती है। ड्राई कफ, तो हम कहाँ पर थे, ड्राई कफ। ठीक है, ड्राई कफ, पेशेंट को कंटिन्यूस ड्राई कफिंग होती है। ठीक है, ये कफ इरिटेटिंग होती है और कई दिन तक चल सकती है। ये कफ कैसे हो सकती है, इरिटेटिंग, और कई दिनों तक ये कफ चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रनी नोज़। रनी नोज़ को हम और भी क्या बोलते हैं, कॉरिज़ा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोज़ से कंटिन्यूसली वाटर बहता है। ठीक है, वाटर बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वाटरी नोज़ हो जाती है, मीन्स रनी नोज़ हो जाती है। ये कॉमन कोल्ड जैसा लगता है, इसके सिम्टम्स कैसे, कॉमन कोल्ड जैसे भी लगते हैं। ठीक है, इसी वजह से कई बार शुरू में डायग्नोसिस मिस हो जाता है, जैसे कि जैसे रनी नोज़ हो रहा है, ड्राई कफिंग हो रही है, ठीक है, और हाँ रेड आइज़ हो रहा है, तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये कॉमन कोल्ड के भी सिम्टम्स हैं। तो कई बार जो डायग्नोसिस होता है वो भी कंफ्यूज, मतलब जो भी डायग्नोसिस कर रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, मिस डायग्नोसिस हो जाती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस मीन्स रेड आइज़, वाटरी आइज़। ठीक है, पेशेंट की आंखें रेड हो जाती हैं, वाटरिंग होती है, ब्राइट लाइट देखने पर प्रॉब्लम होती है। इसको क्या कहते हैं, फोटोफोबिया कहते हैं। इस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट, पेशेंट को गले में पेन और इरिटेशन होती है। सोर थ्रोट से क्या होता है, पेशेंट के गले में पेन और इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। खाना निगलने में भी डिफ़िकल्टी होती है। सोर थ्रोट से क्या होता है, पेशेंट खाना निगलने में भी उसे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, और उसे क्या है, मतलब वो कुछ भी निगल नहीं पाता है, इरिटेशन भी उसे होती है, गले में पेन भी उसे होता है। नेक्स्ट है वीकनेस। वीकनेस में क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट बहुत वीक फील करता है। बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट बहुत वीक फील करता है। डेली एक्टिविटीज़ करना भी मुश्किल हो सकता है। अब जब पेशेंट वीक फील कर रहा है तो वो डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करता, कम हो जाता है, वो मतलब खाना नहीं खाता प्रॉपर। बच्चों में डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है,
अब आता है स्टेज सेकंड। ये था हमारा स्टेज फर्स्ट में हाई फीवर, ड्राई कफ, रनी नोज, रेड आइज, सोर थ्रोट, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये हमारा था स्टेज फर्स्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ली सिम्टम्स कहते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेज है जिसमें हम क्या देखते हैं, कोपलिक स्पोट देखते हैं। ठीक है, अब आता है मीज़ल का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है अगर ये स्पोट दिखा मीन्स मीज़ल्स है। ठीक है, माउथ के अंदर चीक्स की इनर साइड पर स्मॉल वाइट स्पॉट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होते हैं, माउथ के अंदर चीक्स की इनर साइड पर स्मॉल वाइट स्पॉट्स डेवलप होते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, इन्हें कोपलिक स्पॉट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कोपलिक स्पॉट कहते हैं। ये रैशेस आने से एक से दो दिन पहले दिखते हैं। ये रैशेस आने से 1 से 2 दिन पहले दिखते हैं। जो रैशेस बॉडी में आते हैं ये उनसे पहले दिखते हैं, 1-2 दिन पहले दिखते हैं। ठीक है, अब मीज़ल का पैथोजेनिक साइन क्या है, तो मीज़ल का पैथोजेनिक साइन है कोपलिक स्पॉट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मीज़ल का साइन क्या है, पैथोजेनिक साइन क्या है, ठीक है, तो क्या है मीज़ल का पैथोजेनिक साइन, वो है कोपलिक स्पॉट। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आता है स्टेज सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज में क्या है, स्किन रैशेस में क्या होता है, सबसे पहले रैश फेस पर आता है, फिर हेयर लाइन पर, फिर ईयर के पीछे अपीयर होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, हैंड्स, लेग्स, फीट तक स्प्रेड करता है। ठीक है, अब पहले हमने कहाँ पर देखा, रैशेस कहाँ से स्टार्ट हुए, फेस पर, हेयर लाइन पर, ईयर्स के पीछे अपीयर होता है। इसके बाद धीरे धीरे नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, हैंड्स, लेग, फीट तक स्प्रेड करता है। इस रैश को मैक्यूलोपैपुलर रैश कहते हैं। इस रैश को क्या कहते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैश कहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 डेज़ तक रहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली कितने डेज़ तक रहते हैं, 5 to 6 डेज़ तक रहते हैं, और फिर ग्रेजुअली फेड हो जाते हैं, और फिर ये ग्रेजुअली फेड भी हो जाते हैं। ठीक है, इन रैशेस को क्या कहते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस कहा जाता है। इतना याद रहेगा। ठीक है, और ये 5 to 6 डेज़ तक ही रहते हैं, बाद में ये फेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अदर सिम्टम्स में क्या है, अदर सिम्टम्स में है आपका पेशेंट में और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी एक, मसल पेन, इरिटेबिलिटी, स्पेशली चिल्ड्रंस में, माइल्ड डायरिया, स्वेलन लिम्फ नोड, ठीक है, स्वेलन लिम्फ नोड हो सकता है, सीवियर वीकनेस हो सकता है। ये आपके अदर सिम्टम्स में है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। डिजीज़ मीज़ल्स, जिसे क्या कहा जाता है, रूबेला या फिर खसरा। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, वायरस, मीज़ल वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज़। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या है, कोपलिक स्पॉट। मेन सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर, कफ, रनी नोज़, रेड आइज़ और रैशेस। ठीक है, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में क्या दिया हुआ है, मीज़ल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, MMR वैक्सीन, गुड न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड अर्ली आइसोलेशन ऑफ केसेस में। ठीक है, तो ये है आपका मीज़ल्स। इसमें हमने साइन एंड सिम्टम्स तक पढ़ा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ।
मीज़ल्स, इसकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी। ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है। इट मेनली अफेक्ट चिल्ड्रंस, ये किसको अफेक्ट करती है? चिल्ड्रंस को ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी हमने इसमें डील की थी। डेफिनेशन में अक्यूट हाईली कंटेजियस हाईली कंटेजियस का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने वाली डिजीज़। अक्यूट मतलब सडन स्टार्ट होने वाली डिजीज़, ठीक है, और इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। इसका कॉज क्या है? कॉज बाय मीज़ल वायरस। करेक्टरिस्टिक इसके क्या क्या शो होते हैं? फीवर होता है, नॉर्मल फीवर नहीं, हाई फीवर होता है, और रनी नोज़ होता है, रेड आइज़ होती है, कोप्लिक स्पोर एंड अ जर्नलाइज्ड रेड स्किन रैश, ठीक है। ये आपके मीज़ल्स के साइन एंड सिम्टम्स हैं। कॉजेस है, कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? मीज़ल वायरस। टाइप ऑफ वायरस तो RNA, फैमिली पैरामिक्सोवेरिडी, ठीक है। और जीन इसका क्या है? मोरबिली वायरस, ठीक है। मोरबिली वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्प्रेड से, मतलब ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाके जो वायरस है वो अटैच हो जाता है, उसके बाद वो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिजीज़ स्प्रेड करने लगता है, मीन्स इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 10 to 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर एयरबॉर्न स्प्रेड इन क्लोज रूम, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है इसके? लैक ऑफ वैक्सीनेशन, माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी और वीक इम्यूनिटी, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यंग चिल्ड्रन आर एट हाइयर रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइन एंड सिम्टम्स में अर्ली सिम्टम्स हैं इसके हाई फीवर, ड्राई कफ, रनी नोज़, रेड आइज़, ठीक है, रेड एंड वाटरी आइज़, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं जिसे, सोर थ्रोट, वीकनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट। सेकेंड स्टेज में हमें कोप्लिक स्पॉट्स दिखते हैं, जो मैंने बताया आपको, चिक्स की जो अंदर साइड होती है यहाँ पर कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलती है। थर्ड स्टेज में स्किन रैसेस होते हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फेस से स्टार्ट होते हैं और ओवरऑल पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर सिम्टम्स में बॉडी एक, मसल पेन, इरिटेबिलिटी, स्पेशली ये चिल्ड्रंस में होता है। माइल्ड डायरिया भी हो सकता है, लिम्फ नोड भी स्वेलन हो जाती हैं, ठीक है। सीवियर वीकनेस भी होता है। ये था आपका मीज़ल्स। अब इसके आगे आप डायग्नोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अभी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो फ़िलहाल हम क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और क्लास इन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए, ठीक है। सूचना, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, जैसा कि हम हर क्लास में आपको बताते ही आते हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो कैसे आप लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, जो कि है CCH, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स है, ठीक है, और इसमें आपकी फ़ीस होने वाली सिर्फ 25,000 इसकी फ़ीस है, ठीक है। अगर आप लोगों ने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो, ठीक है, तो आप CCH कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका एक और कोर्स है जिसको हम टेलीमेडिसिन कोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट का मेडिकल स्टोर्स है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उस अपने स्टोर को फार्मा क्लिनिक में वो चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट स्टोर में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे
कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट 25,000 रुपये ही आपको पे करने हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी होगी, कोई जानकारी लेनी है, तो आप लोग वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो पे आप जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके और भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको CCH करना है, अगर आपको टेलीमेडिसिन करना है, ठीक है क्लास। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कॉल करिए, आप लोग इंक्वायरी करिए, आप लोग ये कोर्स करिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है ये। थैंक यू। अपनी क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।